Hello everyone, welcome back once again with a new video series of current affairs। जी हाँ, आज आपके सामने मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट मेंटोर सौमिन झा with a new video series on 19th November 2021। जब से इस मंथ की शुरुआत में मैंने YouTube 2.0 की शुरुआत की, यानी कि डबल दूसरी बार शुरुआत की, तब से लगातार मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको करंट अफेयर्स देता रहूं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग करने के लिए प्रतिबद्ध है ना। इस सीरीज में करंट अफेयर्स कल तक के अपडेटेड थे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आज 19 तारीख के करंट अफेयर्स मैं अभी आपके सामने डील कर दूंगा। होपफुली आप जमे रहेंगे हमारे साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को, जो लोग भी अभी मुझे देख रहे हो यूट्यूब पे, आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। गुरु नानक देव जी की ये जयंती हमें साहस, त्याग और बलिदान की परिभाषा समझाती है गाइस। ये हमें सीख दिलाती है कि संख्या 1 की हो या 1 लाख की, मन में अगर साहस है, कुछ कर गुजरने की अगर इच्छा शक्ति है, तो आप कामयाब जरूर होंगे, है ना। तो इस इच्छा शक्ति के साथ ये पहली बात थी जो आज के लिए हम लोग को ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, आज सेकंड वीडियो के तौर पे आपको तुरंत जस्ट 2 घंटे के अंदर मिलेगा, वो होगा क्लास 10th का सेट 1। जी हाँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज है 19 तारीख और आज 10th वालों के लिए, सीबीएसई 10th वालों के लिए सेट 1 की मैं प्रैक्टिस शीट लेके आऊंगा। इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, चारों सेक्शंस के क्वेश्चंस को डील करेंगे, को कवर अप करेंगे, और ये मिशन 40 आउट ऑफ 40 का है गाइस। सो 10th वाले जो देख रहे हो या जो जानने वाले हो, आप उस वीडियो को आते ही शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। सब्सक्राइब करो या मत करो चैनल को, है ना, लाइक करो या मत करो, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो नहीं होगी, बैक टू बैक 3 वीडियोस आएंगी, सेट 1, सेट 2, सेट 3। मैंने डेट ऑलरेडी बता रखा है, 19 तारीख, 23 तारीख और फिर 28 तारीख। तो 19, 23, 28 इस क्रम में आपको वीडियोस 3 सेट में मिलेंगी प्रैक्टिस पेपर के साथ। तो उसको ट्रेंड कराना, शेयर कराना, ये आपकी जवाबदेही है, उसको भूलना मत। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो देश के लिए आज के समय में, आज के दिन का प्राइम न्यूज होगा, यह है, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जो 3 कृषि कानून लाया था, उस 3 कृषि कानून को आज नरेंद्र मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। जी हां गाइस, सही सुन रहे हैं आप। अगर आपने अभी तक न्यूज देख लिया है तो कोई ना, है ना, मैं आपको डिटेल में इसको क्लियर करूंगा कि 3 कृषि कानून जो नरेंद्र मोदी सरकार पिछले साल लेके आई थी, उसे आज नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद मीडिया से रूबरू करते हुए देश के नाम एक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले रही है और संसद के इस शीतकालीन सत्र में इसको संवैधानिक तौर पे निष्कासित करने की प्रक्रिया को प्रारंभ भी कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आज के लिए, है ना। हम इसे कल अपने करंट अफेयर सेशन में कवर अप डिटेल्ड में करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ज्ञान बाय सौमिन झा। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज की सबसे पहली न्यूज, है ना, निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाने पर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ। यानी कि ये क्या है, किस बारे में चर्चा हो रही है, थोड़ा सा समझना है डिटेल में। एनपीए क्या होता है गाइस? एनपीए ये एक बैंकिंग टर्म है जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। याद रखोगे, नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वैसे सारे ऋण, ठीक है, वैसे सारा ऋण, लोन्स जिसको बोलते हैं, या
सरकार द्वारा या बैंकों द्वारा, है ना, आवंटित की गई, दी गई ऐसी कोई भी संपत्ति जिससे रिटर्निंग नहीं आ रहा हो, ठीक है, जिससे सरकार को, बैंक को कोई मुनाफा नहीं आ रहा हो, वैसे सारे, है ना, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक, ये फंड्स हैं, उनको हम लोग एनपीए के अंदर डालते हैं। तो सरकार ने एनपीए की समस्याओं को एड्रेस करते हुए पिछले साल रिकैपिटलाइजेशन किया था। ये रिकैपिटलाइजेशन क्या है? तो री मतलब पुनः, दोबारा, और कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजी का निवेश, यानी कि बैंकों के अंदर जो पूंजी का अभाव हो चुका था उसको आरबीआई के माध्यम से पूरा करवाया, यानी कि एक तरीके से एक टेम्पररी फंडिंग की थी सरकार ने, ताकि पुनः बैंक लोन देने और लेन देन की इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर सके। क्योंकि आपको पता होगा शायद कि बैंकों को आने वाली, मतलब आय के तौर पे आने वाली उनकी मोटी कमाई वो ऋणों के माध्यम से आती है, लोन्स के द्वारा आती है। लोन पे लगने वाला जो चार्ज होता है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट बोलते हैं, यही उनकी कमाई का सबसे मुख्य स्रोत होता है। तो इसके लिए ही जो उनके पास जो पैसे की कमी हो गई थी, इसको पूरी करने के लिए बैंकों को सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन किया था कोरोना काल में, जिस समय अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं थी। एक तरीके से यह माध्यम था अर्थव्यवस्था को पटरी पे भी लाने का गाइस। जी हां, आगे बढ़ते हुए देश के बैंकिंग कानूनों और एनपीए को कम करने के लिए इसमें सुधार किया था सरकार ने, और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का निर्माण भी किया गया था। डेब्ट रिकवरी यानी कि कर्ज वसूली शाखा के तौर पे आप इसे कह सकते हो, एक सिस्टम के तौर पे, ठीक है। साथ ही साथ देश में डेडिकेटेड स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट, क्या है ये? तो ये एक टाइप का आप कह सकते हो कि संगठन था जिसको कि ये जवाबदेही दी गई थी कि देश के अंदर ऐसे कितने संपत्ति हैं, ठीक है, इसमें पूंजी आ सकती है, इसके अंदर आप लोन्स को रख सकते हैं, ऐसे यू कैन से सामानों को, ठीक है, एसेट्स को रखा जा सकता है जो कि सरकार के लिए या बैंकों के लिए वर्तमान में उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही है, तो उनका आकलन करना, ठीक है ना। तो इन सभी को एड्रेस करते हुए सरकार ने यह कहा, यानी कि प्रधानमंत्री ने कल कहा इन सभी बातों को, कि बैंकिंग सेक्टर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बैंकों को भी एक कदम आगे बढ़ के छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं, जिन्हें विकास हेतु परियोजनाएं या फिर योजनाएं तो उनके पास है, योजनाएं उनके पास है, दृढ़ संकल्प उनके पास है, लेकिन धनराशि की कमी है, उनकी मदद बैंक करे, प्रवाह, ऋण को प्रवाह में लेके आए, है ना। और बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो कि पैसा दबा के बैठे हैं, उनके लिए सरकार कड़े कानून बना रही है और आगे बनाती रहेगी। होप आप समझ गए होंगे डिटेल्ड में इस पूरे न्यूज को। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हो, ये एक नेवी का बहुत, है ना, सुंदर सा दिख रहा है एक जहाज है। इसके बारे में आगे तुरंत समझेंगे कि ये क्या है। प्रधानमंत्री भारतीय नौसेना के पोतों के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये स्वदेशी डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी की हम बात करेंगे, है ना, प्रणाली। कौन सी प्रणाली है ये? उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली, ठीक है, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली, जिसका नाम है शक्ति। तो शक्ति नाम की एक वॉरफेयर प्रणाली है जिसको डेवलप करने का काम डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री ने क्या किया? नेवल कमांड को सौंपा। आगे थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये प्रणाली है क्या, इसका उपयोग क्या होने वाला है। आइए, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली शक्ति को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि डीआरडीओ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, कि प्रयोगशाला रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान, यानी कि डीआरडीओ की शाखा, ठीक है, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, हैदराबाद द्वारा। इसमें भी आप इस बात को समझे कि एक तो इसको डीआरडीओ ने
विकसित किया और डीआरडीओ की किस शाखा ने विकसित किया? तो याद रखेंगे आप कि डीआरडीओ की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने, जो कि हैदराबाद में है, इसको विकसित किया है। ठीक है, जो कि पारंपरिक और आधुनिक रडार की पहचान करने और उसे जाम करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों के लिए निर्मित की गई है। बहुत ध्यान से समझ लो, ये होगा क्या? दुश्मन का जंगी जहाज जो रडार होता है उसको जैसे ही अपनी सीमा में उसे पाएगा, या ये नौसेना यानी कि आईएनएस, ठीक है, तो आईएनएस पे तैनात होगा। इसका काम होगा कि दुश्मन सेना के जहाजों, जंगी जहाजों के रडार को विफल करना, ताकि उन्हें प्रॉपर सिग्नल ना मिल सके। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी के समय में जब ये दौर इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, यहां रडारों की बहुत बड़ी भूमिका है। रडार क्या करते हैं? रडार सटीकता से फायर करने के लिए चैनल ब्लॉक करते हैं, यानी कि चिन्हित करते हैं उस स्थान को जहां पे फायर करना है या जहां बम गिराना है। अब जरा सोचिए कि ऐसे में अगर दुश्मन सेना के रडारों को ब्लॉक कर दिया जाए किसी भी नई तकनीक के द्वारा, तो उन्हें यह ज्ञात ही नहीं हो पाएगा कि उनसे कितनी दूरी पे पानी के नीचे कौन सा सबमरीन चल रहा है, कौन सी मिसाइल उनकी तरफ आ रही है, या उन्हें अपनी मिसाइल किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे दागनी है। क्योंकि ये सारा खेल ही एक तकनीक से भरे हुए कोडिंग पे बेस्ड होता है। इसी को डिफ्यूज करने के लिए डीआरडीओ ने शक्ति नाम से इस प्रमुख, यू कैन से, इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम को डेवलप किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, समझ गए। शक्ति ईडब्ल्यू प्रणाली सामुद्रिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व और सर्वाइजर सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक रडार के तौर पे काम करेगी। ठीक है ना? आइए थोड़ा डिटेल इसके बारे में और थोड़ा आगे समझ लेते हैं कि ये कहां है और कैसे इसको डाला जाएगा। मिसाइल हमलों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कहां होगा? तो मिसाइल हमलों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिए इस प्रणाली को वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के साथ एकीकृत किया गया है। ठीक है, आप मोटा मोटा इसको ये समझ ले कि ये दोनों मुख्य तौर पे कार्यरत, यानी कि उपयोग में आई गई वो प्रणाली है, यानी कि वो सिस्टम है जो इस रडार के अंदर इनबिल्ट की गई है। ठीक है, इसको कहां तैनात किया गया? तो पहली शक्ति को तैनात किया गया था आईएनएस विशाखापत्तनम में, और दूसरी तरफ अभी जो आ रही है हमारे पास, इसको शक्ति को कहां पे? हैदराबाद। याद रखेंगे इसको आगे की तरफ, यानी कि आईएनएस विशाखापत्तनम से इसको अब शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि जो दूसरी वाली आएगी उसको शिफ्ट किया जाएगा महाराष्ट्र की तरफ। ठीक है, कुल लागत की बात करें तो 1805 करोड़ की लागत है ना? और इन प्रणालियों को P-15B, P-17A और तलवार श्रेणी के फॉलो ऑन जहाजों सहित उत्पादन के तहत ऑनबोर्ड प्रमुख युद्धपोतों को में स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है। याद रखेंगे इनकी तैनाती कहां होगी? तो इनकी तैनाती P-15B, P-17A और तलवार श्रेणी के जितने भी जंगी जहाज है भारत में उपलब्ध, उन पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा या लगे कि कुछ पूछना हो या किसी भी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो की जरूरत हो, एक काम जो आप हमेशा कर सकते हैं वो ये कि प्लीज डू कमेंट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करो। क्योंकि देखो होता क्या है कि जितना आप खुद देखते हो, अच्छी बात है अगर आप खुद देख रहे हो पूरा, लेकिन जब आप शेयर करते हो तो ये ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इससे ये समझ आता है कि आपको तो अच्छा लगा, और चूंकि आपको अच्छा लगा इसलिए इसको आपने आगे बढ़ाया। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देख सकते हो ये कौन है? तो ये राजनाथ सिंह जी हैं। ये कौन है? तो ये हमारे देश के सीडीएस हैं, विपिन रावत जी।
तो दो लोग, एक स्टैचू बनी हुई है और ये एक मेमोरियल जैसा कुछ दिख रहा है कि हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, लद्दाख में निर्मित नया, लद्दाख पे नवनिर्मित चुशुल में एक भव्य समारोह हुआ जहां पे रेजांग ला स्मारक, याद रखेंगे लद्दाख के चुशुल में रेजांग ला स्मारक, ठीक है, देश को समर्पित किया देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। क्या है ये, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, आप एक बात तो कह सकते हैं गाइस कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने इस बात पे पूरा ध्यान दिया है कि देश की रक्षा तो हो ही, साथ ही साथ देश के जो सैनिक हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपना बलिदान त्याग देश के लिए दिया, हम उनके त्याग को भुला नहीं सकते, उनके त्याग को हम बातों से कम तो व्यक्त कर ही नहीं सकते, है ना। लेकिन हम जो कर सकते हैं कम से कम वो है एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और इसे दिखाने का, बताने का या जताने का सबसे अच्छा उपाय है कि उनकी यादों को सहेजना, है ना। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई सरकार द्वारा जब स्मारकें बनाई जाती हैं तो ये दिखावा होता है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका एक दूसरा प्रारूप भी है। इसका एक दूसरा प्रारूप ये है कि सरकार अपनी धरोहर को, सरकार ऐसी चीजों पे, जिस पे कि आने वाली पीढ़ियों को गर्व महसूस हो, उनको सहेजने का काम करती है ऐसी स्मारकों के द्वारा। तो हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हो, लेकिन ऐसे कार्यों को सैल्यूट करना तो बनता है, उन्हें समझना और पढ़ना भी बनता है। आइए इसके बारे में डिटेल करते हैं। ये कहां है, तो याद रखेंगे लद्दाख के चुशुल में रेजांगला स्मारक की, है ना, 18 नवंबर को राजनाथ सिंह जी ने क्या की, औपचारिक तौर पे इसका उद्घाटन किया। ठीक है, क्या है ये, तो 1963 में चुशुल मैदान में 15,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर भारत और चीन सीमा पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। ठीक है, यानी कि ये 1963 की इंडिया चाइना वॉर के टाइम शहीद हुए जितने भी सैनिक भाई हैं, उनको शहादत की, उनकी शहादत और उनको सम्मान देने के लिए किया गया, बनाया गया एक स्मारक है। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। ठीक है, 18 नवंबर 1962 को पूर्वी लद्दाख में कैलाश रेंज पर 16,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर रेजांगला और आसपास के क्षेत्रों की रक्षा की थी। किन्होंने, उन कुमाऊं, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने। ठीक है, आज उस इवेंट की 59वीं सालगिरह है। याद रखेंगे जिस साल, यानी कि आज 21 नवंबर को 18 नवंबर 2021 को जब रेजांगला स्मारक की औपचारिक तौर पे इसको खोला गया या फिर इसकी यू कैन से स्थापित किया गया इसे, तब ये 59वीं सालगिरह थी उस घटना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये न्यूज नंबर 4, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो दो बहुत ही प्रचलित और सबको जानने वाले नाम है। पहला श्री हेमा मालिनी जी और दूसरा श्री प्रसून जोशी। ठीक है, इन दोनों के बारे में फटाफट कुछ मोटा मोटा जान लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सबकी फेवरेट, भारत की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के बारे में। जी हां, हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, निर्देशक, निर्माता, नर्तकी और राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, एक जीवन में इतने सारे काम, है ना, साधारण लोगों के बस की बात नहीं शायद, है ना। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 में हुआ था। कहां हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था। याद रखेंगे, तमिलनाडु के अम्मा नकुड़ी। ठीक है, अम्मा नकुड़ी याद रखेंगे आप, गांव का नाम उनके।
ठीक है, इनकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो तमिल फिल्म इदू सथियम के साथ 1963 में इन्होंने अपने फिल्मी जगत की शुरुआत की थी। ठीक है, ड्रीम गर्ल का खिताब यानी कि उपाधि दी गई इनको बॉलीवुड ने दिया, क्योंकि इनके ऊपर फिल्माया गया एक बहुत ही प्रचलित सॉन्ग है, गाना है ड्रीम गर्ल, है ना, हर शायर की पसंद। आप उसे सुन सकते हैं, बहुत अच्छा उसके अंदर चित्रण, एक्टिंग, सिंगिंग सब दिखाया गया है, किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हेमा मालिनी के अभिनय कौशल और बाकी कामों के लिए इन्हें कई पुरस्कार जीते, जिसमें 2000 में भारत सरकार द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया। ठीक है, 3 से 9 के बीच में, 2003 से 9 के बीच में इन्होंने, है ना, राज्यसभा, वहां उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? आपको याद होगा 2003 से 9, 3 में एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, है ना, तो उन्होंने इनको राज्यसभा की सदस्यता दिलाई थी। 6 साल तक ये राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बाद से इन्होंने अपने किस कैरियर का? तो राजनीतिक कैरियर का शुभारंभ किया, और उसके बाद से लगातार ये कहां से? तो मथुरा से ये लोकसभा एमपी, लोकसभा की सदस्य हैं, और ये अब राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका अपनी निभा रही हैं। तो ये छोटा मोटा आप कह सकते हो कि मोटा मोटा सा जानकारी इनके बारे में, हेमा मालिनी जी के बारे में। आइए जानते हैं कुछ प्रसून जोशी जी के बारे में जल्दी से फटाफट। श्री प्रसून जोशी गीतकार हैं और ये अध्यक्ष हैं CBFC के। ठीक है, प्रसून जोशी कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, पटकथा लेखक, है ना, और संचार विशेषज्ञ की भूमिका ये निभा चुके हैं। वर्तमान में ये चेयरमैन है कहां के? तो मैक्कैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के, याद रखेंगे आप। अभी ये चेयरमैन है और CEO है कहां के? मैक्कैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के। कौन? प्रसून जोशी जी। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत 2001 में बॉलीवुड में एक कदम रखे थे राजकुमार संतोषी की मूवी लज्जा के साथ। मुख्य पात्र थे लज्जा के अंदर कौन? जहां तक मेरी याददाश्त है आमिर खान तो उसमें थे ही इस मूवी के अंदर, और दूसरे पात्रों में मैं भूल रहा हूं, तो आप इसको देख सकते हो, और अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, मेरी याददाश्त लौट आएगी। क्योंकि ये लज्जा पहली मूवी थी। क्यों मुझे ये मूवी का नाम याद है? ये मेरे जीवन की पहली मूवी थी जो मैंने थिएटर में जाके देखी थी, है ना, अपने पापा और घर वालों के साथ। तो इसलिए ये मूवी और 1-2 कैरेक्टर्स उसके मुझे आज तक याद है। ठीक है, तो थिएटर मैंने पहली बार लज्जा, सिनेमा हॉल कैसा होता है ये मैंने इस मूवी में ही देखा था पहली बार। ठीक है, कोलकाता की ये बात है, जब मैं वहां था उस समय की बात है ये। तो वर्ष 2015 में भारत सरकार ने उन्हें कला और साहित्य विज्ञापन के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा। ठीक है, साथ ही साथ कई फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। 2014 में उन्हें कॉन टाइटेनियम ज्यूरी के तौर पर चुना गया था। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें वो अंतरराष्ट्रीय कॉन लायन टाइटेनियम पुरस्कारों की अध्यक्षता करने वाले प्रथम एशियाई हैं। याद रखेंगे आप, है ना, अंतरराष्ट्रीय कॉन महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेमस भी है। तो अंतरराष्ट्रीय कॉन लायन टाइटेनियम पुरस्कारों की अध्यक्षता करने वाले प्रथम एशियाई कौन? भारत के श्री प्रसून जोशी जी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। श्री जोशी राष्ट्रमंडल खेल 2010 के उद्घाटन और समापन समारोह के लिए चयनित 3 सदस्यीय कोर रचनात्मक सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं, और वे 52वें जो अभी चल रहा है 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के लिए ग्रैंड ज्यूरी के सदस्य भी हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कला, है ना, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और भारत के सिनेमा जगत के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रचलित नाम, एक बहुत ही बड़ा योगदान है श्री प्रसून जोशी जी का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे लिए
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, याद रखेंगे आप नाम, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है ये? श्री अर्जुन मुंडा जी। और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने क्या किया? तो आज नई दिल्ली में संयुक्त रूप से पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार, ठीक है, अधिनियम पेशा 1996 के प्रावधान पर एक दिवसीय कार्यक्रम किया। डिटेल में समझेंगे इसको कि पेशा क्या है, याद रखेंगे पेशा अधिनियम 1996 को डिटेल में समझेंगे। इस पे कार्यक्रम हुआ, कब हुआ? तो 18 नवंबर को हुआ, यानी कल की बात है ये, ठीक है। आइए डिटेल करते हैं पेशा को क्लियर वे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहो, देखते रहो। पेशा का पूरा नाम है पंचायत उपबंध, पंचायत उपबंध, जो कि एक विधेयक है, एक कानून है, द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज बिल, ठीक है। यानी कि पंचायतीकरण, पंचायत के क्षेत्र का विस्तार और साथ ही साथ राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के जो सीधे तौर पे यू कैन से दखल को कम करने हेतु एक सशक्त कानून बनाया गया। किनके लिए? तो आदिवासी जनजातियों के लिए, ठीक है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझने की। बात यह है कि जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकार होगी वह सीधे तौर पे हस्तक्षेप ना कर सके, कल्चरल आप कह सकते हो, कल्चरल सांस्कृतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे ये एक प्रकार की आजादी का मार्ग प्रशस्त करता है पंचायत लेवल पे जनजातीय इलाकों के लिए, ठीक है। आइए इसको डिटेल कर लेते हैं फटाफट। आप ऐसा कह सकते हो कि दिसंबर 1996 में यह दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया था और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति के साथ ये लागू हो गया। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसका मूल उद्देश्य था केंद्रीय कानून में जनजातियों की सर्वसत्ता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाए जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास ना हो। जैसा कि मैंने बताया कि जनजातियों की जो कल्चर है, जो उनका एक अलग रहन सहन है, जो उनकी एक पहचान है, उसके साथ राज्य सरकारें भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना कर सके, क्योंकि पंचायती व्यवस्था मुख्य तौर पे राज्य सरकारों के कंट्रोल में आती है। समझ रहे बात को आप? तो ऐसे में राज्य सरकारें सीधी तौर पे उनमें कोई हस्तक्षेप ना डाल सके, तो उनको प्रोटेक्टेड किया गया था, सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, ठीक है। ये लागू कहां है? तो ये मुख्य तौर पे भारत के सारे जनजातीय इलाकों पे लागू हैं, जैसे कि इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान मुख्य तौर पे सम्मिलित हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका जो एक और उद्देश्य क्या है? जनजातीय जनसंख्या को सर्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक परिपाटियों गतिविधियों को केंद्र बनाना भी है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप समझ चुके होंगे कि पेशा क्या है और पेशा के द्वारा 1996 में केंद्र सरकार ने कैसे जनजातियों को और ऐसे लोगों को जो कि पिछड़े थे उनको सशक्त करने के लिए एक बड़ा कानून देश को समर्पित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब जो गाइस हमारा है वो है बहुत ही खास। जैसा कि आप सबको पता है कि वीडियो के अंत में क्या आता है? जी हां, आता है आज का इतिहास, जो आपको जोड़ता है, यानी कि आपके वर्तमान को जोड़ता है इतिहास के साथ और कहलाता है आज का इतिहास, जो बहुत है खास। बिल्कुल। तो हम यहां पे बात करेंगे 18 नवंबर की, डेट चेंज होना शायद भूल गया था। 18 नवंबर की 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध सोवियत सैनिकों ने स्टालिनग्राद में ऑपरेशन यूरेनस को लॉन्च किया। एक्सिस बलों को घेरने के लक्ष्य के साथ सोवियत संघ के पक्ष में लड़ाई का ज्वार, ठीक है। मतलब 1942 की घटना है। 2009 गूगल ने आखिरकार अपने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोम ओएस, क्रोम, आज मुझे ऐसा लगता है कि क्रोम का इस्तेमाल भारत की 90% से ज्यादा की आबादी कर रही होगी। तो उस क्रोम ओएस का
जो एक तरीके से खुलासा वो कब किया था, तो 18 नवंबर को 2009 में किसने किया, तो गूगल ने कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1828 मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। याद रखेंगे 18 नवंबर, आज देश के लिए कल की ये बात है, सॉरी, देश के लिए बहुत गौरवशाली बात थी कि कल ना केवल देश वैसे वीर सपूतों को याद किया जिन्होंने देश के लिए अपनी सेवाएं दी, बल्कि एक ऐसी महिला वीरांगना जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस था कल। मैंने कुछ गलत कर दिया यहां पे जो है गाइस, क्षमा करेंगे आप मुझे, कि सारा जो है वो 19 नवंबर का है। मैं वही सोच रहा था तब से पढ़ाने के क्रम में कि मैं कुछ तो छूट रहा है मुझसे। छूट क्या रहा है मुझसे कि मैंने आज तक अभी तक कभी भी पीछे का इतिहास नहीं बताया। इतिहास वही जो आज का हो, है ना। तो आज 19 तारीख है, ये मैं गलती से भूल गया था। ठीक है, तो ये सारा इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं वो आज का इतिहास है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब, आज हुआ था 19 तारीख को। ठीक है, गलती के लिए क्षमा। 1917 भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ कब, आज, है ना। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। ठीक है। 1932 भारतीय स्वतंत्रता पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में खोला गया। ठीक है। 1975 भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन का हैदराबाद में जन्म हुआ और सुष्मिता सेन भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स हैं। ठीक है। 1994 भारतीय फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। आज ही के दिन आप कह सकते हो 19 नवंबर को सन 1994 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ठीक है गाइस, चलिए, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियां ना हो हमसे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम तो भाई भगवान हो गए। तो याद रखेंगे गलती हो गई। गलती क्या है, ये 17 नहीं 19 है। चलिए, 1995 भारतीय वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, 1995 ने भारोत्तोलन में विश्व कीर्तिमान बनाया। भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। याद रखेंगे आप, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में पहला ओलंपिक दिलाया। किसको, भारत को, पहली महिला है वो। ठीक है, कब, 1995, तारीख थी 19 नवंबर की। बहुत बढ़िया। 1997 कल्पना चावला, जी हां, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, याद रखेंगे 19 नवंबर 1997। 2006 भारत की प्रथम मिसाइल जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है का परीक्षण फायर किया गया। 2008 भारतीय नौसेना के फ्रिगेट INS तबर एक समुद्री डाकू जहाज को नष्ट करने और दूसरे जहाज के समुद्री डाकू को सोमालिया के तट से दूर अपने जहाज को छोड़ने के लिए मजबूर करने में सफल हुए। तो ये एक बहुत ही ऐसी आप कह सकते हो इवेंट है जो हमें गर्व की महसूस कराती है कि हमारी नेवी इतनी सामर्थ्यवान है कि ना केवल समुद्री डाकुओं से अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकती है, बल्कि उन्हें खदेड़ने में भी पूरी तरीके से सक्षम है। तो ये आज का इतिहास, गिने चुने वो इतिहास के पन्ने, वो इतिहास की बातें जो मुझे ऐसा लगा कि आप तक पहुंचना आज के दिन बहुत ही जरूरी है, मैंने आज आपके पास पहुंचा दिए। और इस तरीके से आज का ये वीडियो समाप्त होता है ना। जुड़े रहिए लगातार। अभी कुछ ही देर में, यानी कि आने वाले अगले 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास क्या पहुंचेगा, 10th वालों के लिए सेट 1 पहुंचेगा। जी हां, सेट 1
3 सेट आने हैं। आज आपको मिलेगा सेट 1 सीबीएसई क्लास 10। तो ऐसे बच्चे जो सीबीएसई क्लास 10 से हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखना ना भूले ज्ञान बाय सौमेन झा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।